इलेक्शन कमीशन तक गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन कराने के लिए उनका कहना कि एफिडेविट में इन्होंने अपनी एज को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर गलत जानकारी दी है। देखिए, बीजेपी तो हर तरह का तिकड़म फिराती है। मैंने कहा ना कि उनको विकास पर चुनाव नहीं लड़ना है, वो पीठ पीछे ही छुरा भोंकने का काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग जीत के यहाँ सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैडम, बीजेपी ने जिस तरीके से नवाब मलिक का विरोध किया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी अजीत पवार को कि आप इनको किसी तरीके से पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, उनको अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी में नहीं लेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। और अब उनके जो बोल हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से एबी फॉर्म भी एनसीपी अजीत पवार जी का गुट दे देता है उन्हें, फिर आकर आशीष शेलर जो इतना घोर विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उनको दाऊद का साथी बताया, दाऊद का दोस्त बताया, दाऊद के साथ काम करने वाला बताया, उनको जेल में डाला, आज कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे पर हमें उनके कैंडिडेचर का विरोध नहीं है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि जो महायुति नहीं है, ये महाझूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता के को पाने के लिए साथ में एक साथ हुई है। धन बल का इस्तेमाल कर कर लोगों को उन्होंने भ्रमित कर कर ये लोग साथ में आए हैं और उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। दिखा रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और आपस में ही इतना विरोध है। दूसरी बात कहते हैं कि सना मलिक जी जो हैं उनका विरोध नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति में दिख रहा है, स्ट्रैटेजी में दिख रहा है। और जो चाणक्य नीति कहते थे आज सही मायने में बेनकाब हुए हैं। वो दिखा रहा है कि उनका डेस्परेशन लेवल है सरकार में बने रहने का। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। मैम, आप कुछ एक्शन लेंगे? तुम्हें क्या एक्शन लेना है, कंप्लीट करना है? एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। ओके। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा रहा है कि जब तक समाज का एक बड़ा वर्ग जो मुस्लिम समाज है, जो बिहार देश की आबादी का 20% है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप इस तरह की आमूल चूल परिवर्तन कानून में नहीं ला सकते। हम लोगों ने देखा सीए एनआरसी में क्या हुआ, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। तो सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, कानून आप जो भी बनाते हैं, उस कानून से जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जब तक आप उनको विश्वास में नहीं लीजिएगा तब तक आप उस कानून को लागू नहीं करा पाएंगे। देखिए, जैसे किसानों के लिए को लेकर कानून बनाए गए, फार्म लॉ बनाए गए, उसमें तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, लेकिन जब किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बना दिया तो क्या हुआ नतीजा? अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो कॉमन सिविल कोड हो या कोई दूसरा कानून हो, जब तक उस कानून से इफेक्ट होने वाले समाज के वर्गों का पूरा विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक आप उस कानून को ना लागू कर पाएंगे, ना बना पाएंगे, ना लागू कर पाएंगे। अगर बना भी दिया तो लागू नहीं कर पाएंगे। और लोकतंत्र की यही ताकत है। और लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि जब आप कानून बनाते हैं तो सारे वो उन वर्गों को, सारे उन व्यक्तियों को, सारे उन समूहों को विश्वास में लें जो उस कानून से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकता है। नहीं, सबसे पहले तो देश और बिहार के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। और झारखंड चुनाव प्रचार अभी तो चल ही रहा है और लगातार अभी बीच में छठ भी है, लेकिन माहौल बहुत बढ़िया है। लोग जो हैं, मौजूदा जो केंद्र सरकार है भाजपा की, उससे लोग उबे हुए हैं और एक महागठबंधन जो है हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, चाहे मैया योजना हो, चाहे पेंशन स्कीम का हो, चाहे आप देखिएगा छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति का जो योजनाएं हैं, उससे लोग जो है काफी प्रभावित है सरकार से। तो हमको लगता है जिस हिसाब से बिजली का बिल जो है माफ किया गया है,
200 यूनिट बिजली हम लोग देने जा रहे हैं फ्री में। तो ये सब माहौल जो है लोगों के पक्ष में है और महागठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, पता नहीं इन लोगों के पास कुछ उपलब्धियां होती तो शायद उपलब्धि पे बात करते हैं। इनको बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, महंगाई पे बात नहीं करनी, गरीबी पे बात नहीं करनी, पलायन पे नहीं बात करनी। झारखंड का एक बड़ा मसला है, आप जान रहे हैं, जल जंगल जमीन को लेकर के ये लोग सब लोग खत्म करना चाहते हैं। कल रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे, उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में यह था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर जो हमारी टीम वहाँ पर गई, जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और कृष। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है कृष और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है यहाँ पे, वो जुवेनाइल है। तो अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। सर, ये जो जुवेनाइल है ये आकाश और इनकी फैमिली का क्या लगता है और इसमें क्या बताया, आखिर क्यों जो है हत्याकांड को अंजाम दिया? ये इनकी ऐसी डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसमें जो लड़का है जुवेनाइल, इनकी दूर की रिश्तेदारी में है और ये खुद इनको चाचा चाचा बोलता था। हालांकि इनकी बातचीत सब बंद थी, ये मिलते जुलते भी नहीं थे आपस में। तो क्या इसका पैसे का लेन देन था आकाश के साथ? अभी देखिए, प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था। जो ये मांगता रहता था, करीब 70,000 रुपए की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड नाबालिग है? डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास, अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो सर, इसके अलावा क्या जब सबसे पहले तो सवाल यही बनता है सर, कितने टाइम से प्लानिंग कर रहा था और क्या आकाश को ही मारने आया था या फिर बाकी लोगों को भी मारने आया था? इस पर ये इनकी प्लानिंग, जैसा हमें पता चला है, 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे और ये इनका टारगेट केवल आकाश था। ऋषभ, जिसकी मृत्यु होगी, बड़ा दुखद है। उसने जब देखा कि उसके चाचा के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ या हमला करके कोई भाग रहा, तो वो पीछे भागा हमलावर के। तब उस दौरान उसके भी एक गोली लगी। सर, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या था? कहाँ से ये दोनों आए? क्या इकट्ठा आए? क्या स्कूटी पे बिठा के लाया था ये नाबालिग शूटर को और आने के बाद फायरिंग करी, किसके ऊपर करी और क्या सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या रहा? सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट ये है कि गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी में ये घर है, जो मृतक है उसका घर है। ये लोग बाहर अपना दिवाली का जो भी है, पटाखे वटाखे जलाना, दिए जलाना, मोमबत्ती जलाना, वो काम कर रहे थे। हाँ, उस दौरान आकाश बोल रहा हूँ, उस दौरान ये जो CCL है वो वहां पर आता है जुवेनाइल और इसके पैर छूता है। उसी एट द सेम टाइम जो हमलावर है वो भी वहां पहुंचता है और इस पर गोलियां चलाता है आकाश पे। आकाश भागता है अपने घर की तरफ, उसके पीछे पीठ की तरफ गोलियां मारता है और फिर जब हमलावर वापस जा रहा होता है, भाग रहा होता है वापस, तो उसके पीछे ऋषभ भागता है और उस दौरान उसको भी एक गोली मारते हैं। ये सीक्वेंस, और ये केवल आकाश को टारगेट करने के लिए आए थे और किसी को टारगेट नहीं। ऋषभ को सर कैसे गोली लगी? वो ऋषभ, कृष को गोली कैसे लगी? कृष को तो उस दौरान गोली लगी जब जैसे आकाश अंदर भागा घर की तरफ, अपने बाहर था वो, जब उसके पता चला कि फायरिंग स्टार्ट होगी, वो घर की तरफ अंदर भागा तो उसके पीछे पीछे हमलावर भागा, उस दौरान उसकी गोली लगी। वो घर के अंदर ही था। ये सर जो पकड़ा गया है ना, इसके ऊपर सर पुराने मुकदमे दर्ज है? नाबालिग के ऊपर एक पुराना मुकदमा है अटेम्प्ट टू मर्डर का, जिसमें इसने बताया कि शूटर कहाँ से आया था और कितने पैसे दिए थे किलिंग के लिए। वो सारी अभी जांच का विषय है, क्योंकि हम एक ही वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट हाँ, हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई जो कहानी ये जुवेनाइल हमको बता रहे हैं वो कहानी कितनी सही है कितनी झूठ है। एक बार वो पुख्ता हो जाएगी फिर आपके साथ साझा करेंगे। इसके नाबालिग के पिता का भी कुछ दुश्मनी है इनके, आकाश और उनके फैमिली के साथ, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि पहले भी फायरिंग हो चुकी है उनके। प्रीलिमिनरी जांच में हमारे सामने ये आ रहा है कि इसकी, आकाश की और ये जो जुवेनाइल है,
इसका फादर है जुनेल का विराट, तो इनकी आपस में बहस हुई थी। हाँ, आकाश जो मृतक है और जो फादर है जुनेल का विराट, इनकी भी आपस में बहस हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की सबलता और प्रबलता के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, और यूसीसी के लिए समान नागरिक संहिता राष्ट्र के लिए जरूरी है, क्योंकि अब कई कानून एक समान हो गए हैं और ये राष्ट्र मां भारती के संतानों को उनकी भावनाओं के अनुरूप सबको विकसित भारत बनाने के लिए, 21वीं सदी का राष्ट्र बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के भविष्यवाणी को सत्य के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हम नमन करते हैं। पूरा राष्ट्र हृदय से उनको धन्यवाद देता है कि उन्होंने जो जो कदम उठाया है, राष्ट्र गौरवान्वित हुआ है और उनके इस कदम से भी भारत का सम्मान बढ़ेगा। सोरेन के जो एज पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिया है कुछ लिख के, उस पर बीजेपी कमीशन जारी है कि उन्होंने गलत एफिडेविट दिया। देखिए, भारत का लोकतंत्र मजबूत है और हमारी संवैधानिक संस्था पूरी पवित्रता, ईमानदारी और बखूबी अपना काम करती है। चुनाव आयोग बहुत बारीकी से देखेगा। ऐसे इंडी गठबंधन के लोग को संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, न संविधान में विश्वास है, न संवैधानिक संस्था का सम्मान करता है। ये लोग गलती स्वयं करेंगे और कल जब एक्शन होगा तो छाती पीट पीट के ಶ್ರೀ ದೇವಿರಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ. It was started on 30th at 4 o'clock afternoon. They allowed devotees at 4 o'clock afternoon on 30th, and devotees started climbing the hill at 4 o'clock on 30th. Okay, around 50 to 60,000 devotees they have climbed the hill and taken the darshan. So in between, what had happened? Two women, normally they come by doing some tradition and fasting. So because of fasting, they were unconscious on the top of the hill. So our rescue team, fire, police and other departments team, they have rescued them in the sense they have taken them and shifted to the ambulance and given the first aid treatment. And they are okay now, no issues. That happened because of fasting. And three incidents means because of rains and slipperiness, and three people, they are all adult men only. Because of slipperiness, they have slipped, and because of that they have got their leg twisted. So for them also we have shifted and we have given a first aid treatment, and they are okay now. No major injuries and no major casualties happened, and no stampede happened. It's a clear cut this thing, and this whatever arrangements were made by the police and district administration were appreciated by the management committee and the devotees also, and all the local media. In some media it has mentioned that several people got injured. It's not several people. There are minor injuries. 5 to 6 people got this injury, out of which 2 were unconscious because of fasting. This clarification I have given to the particular media also, and this is the thing which has happened. Mallikarjun Kharge has spoken regarding guarantees. Yesterday, Mr. Kharge has said that we should not give 5-6 guarantees, 10 guarantees, and whatever our budget permits, that much only guarantee we have to give. And also, regarding the difference of opinion within the Chief Minister and the Deputy Chief Minister and other ministers, he has spoken. We have given statement, and what Maharashtra, in a way, what he has said indicated is till Maharashtra election, we just keep quiet. That was his indication. So Congress throughout the country, in many states, they are giving such type of
false promises, false guarantees, which they are not able to carry out, implement. For example, in Himachal Pradesh, they have totally failed. Now, state is in almost has come on the brink of the pauper and bankrupt rather. State has come to almost a state of bankrupt. So that's why these people, only for the sake of vote, they do all these things. And now, for the sake of Maharashtra election, they have stopped whatever that they wanted to re-look into it, re-examine it. They have stopped it. But after Maharashtra election, definitely it is going to happen. Congress party always thinks of the vote. They never bother about the welfare of the people. सर, प्रधानमंत्री ने कल एक बयान दिया था कि एक नेशन ये तो हमारा एजेंडा में है जी, उसमें ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं। देखिए, राज्य के पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है। 2019 में जब हमारी सरकार बंद रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रही थी, फोन टैपिंग कर रही थी। मेरा फोन, शरद पवार साहब का फोन, उद्धव जी का फोन, नाना पटोले जी का फोन, सबके फोन टैप कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक हैं। क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? हमने ये कहा कि उनको उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए। तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता? लेकिन उसी वक्त झारखंड के डीजी को बदल दिया, वो अधिकार में है। लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना आपके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये महाराष्ट्र का चुनाव and smog. Yeah, so if I talk about this pollution and air quality, so almost it has been now 10 to 14 days where the air quality has been very bad. Most of the time air quality index was above 400, and so already for a week or so we have been seeing many cases in which problems of cough, problems of breathing difficulty, more chest infections, these type of patients have been coming into us. Now, since last night, what I have seen is that in emergency, some patients with exacerbations have turned up, and already if I see the OPD slots, my OPD slots are getting booked. So I am expecting more and more patients coming to me with more and more pollution-related problems now. So, what kind of problems they are going through? The respiratory illnesses and what else? See, as soon as you get exposed to this type of smog, this type of air quality, the immediate thing is your eyes, anything which is exposed to that will get inflamed. So eyes, you will have watering of eyes, itching in eyes, sneezing, runny nose, throat irritation, cough, and then when it reaches the lung, it causes breathing difficulty, chest congestion, and more mucus formation, and later on this mucus turns into an infection, and then you land up with pneumonia and other problems. Sir, as you said, that people can land up to the ICUs and all. Sir, what about these gases which are already in the air? How dangerous these gases could be? See, apart from the useful gases, oxygen and all which we have to consume, when these gases which are harmful, which are sulfur dioxide, nitrogen oxide, all of this add into the air, these are all irritant. Those who have asthma, their asthma can get worsened. Further, these gases on long-term exposure increases risk of changes in the lung. You land up with diseases like COPD. Risk of cancer, which we used to relate only to smoking previously. Now we see patients in young age who are exposed to this pollution getting cancers, multiple other problems. Even risk of infections like tuberculosis increase due to the exposure to these harmful gases. Sir, as you said, about the harmful effects of these gases,
Are you started getting the calls post Diwali? Yes, already since night only I would say that we have been receiving calls for the patients, and some of them have actually, those who have been with us for follow-up, we have already advised them not to go out, wear a mask whenever you are going out, avoid going at times when the pollution level is at its worst. So steps are being taken. Despite that, whatever you do, even if you say indoors are clean, no, it's not going to happen. The air from outside is going to come in, and then you will have trouble. So that's why we are getting more and more patients due to this. Sir, what are the preventive measures? What can be done? See, obviously the first thing is to minimize the exposure, and to that we ourselves have to take into account that we don't add to this burden. And though there was a cracker ban from the government side in Delhi, I would say nobody was following it. So we are ourselves at fault. We don't follow these guidelines. And then next is, once this has happened, at least wear a mask. Those who are on regular respiratory medicines should be taking them regularly without fail. Otherwise their symptoms will just go haywire, and then they will land up in hospitals. And take a good antioxidant rich diet, which is rich in fruits, vegetables, because these antioxidants can to certain extent minimize the harmful effect of these gases. Sir, what about the old age people and children? How to protect them? Children, their lungs are still in developing age. Further, old age people, their lungs are getting weaker day by day. So these are the two groups which are more vulnerable to this problem. Children, the ages where their allergy levels are on the rise, so they are more prone to allergic reaction to this. Elderly people, due to constant exposure for long-term pollution, their lungs have already started to have damage. So these Karnataka Deputy CM D.K. Shivakumar has given that hint to reconsider the Shakti scheme. It's the same government which has been hyping about the scheme, sir. How do you see this? A scheme that's for the women. We always had said that the Congress party is a party of liars. Congress party is a party that promises the moon before elections and cheats the people right after elections. The discussion now around the Shakti scheme is an example or an extension of this reality of the Congress. Unmindful, irresponsible promises made during elections, which will burn the exchequer of the state and push the state towards bankruptcy, is a disaster for the state's economy in the long run. We had always said this. And the fact that even the Deputy Chief Minister is now admitting this और सामान नागरिक संहिता क्या कहेंगे आप? स्वागत है, और वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत दिन से मांग चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। और आज तक जो भी वक्तव्य मोदी जी ने दिए हैं लगभग उनके समय में पूरे हुए हैं, और हम अपनी तरफ से इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि पहले समर्थन तो प्राप्त कर ले बीजेपी, उन्होंने
the Congress government, even without realizing the challenge to implement a Shakti scheme, they need a lot of buses. With the existing fleet, old fleet, they offered the scheme, which led to the lot of inconvenience to the people. The students suffered, the laborers suffered. Overall, the people, they suffered a lot because of the overcrowding and inefficient services led to the entire collapse of the public transport system. Now realizing the mistake, now all of a sudden, the Congress government wants to withdraw the Shakti scheme. I think that's the right thing to be done. By scaling, improvising, strengthening, subsidizing. They can subsidize. In a very big way, they can subsidize and increase the fleet, make it viable, sustainable. The government can pay the subsidy and ensure that the bus public transport system